आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग फिर से लुसेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को पहले जान लिया था। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। दूसरा था वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। और वैदिक सिविलाइजेशन, जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है तो आर्य लोग मध्य एशिया से पहुंचते हैं भारत, और यहाँ आने के बाद उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की। बाद में बहुत सारे खोज हुए, उसके फलस्वरूप हमको इतिहास को जानने का, इतिहास को समझने का मौका मिला। तो आज हम लोग ये वैदिक सभ्यता में ही जब आर्य आए तो उन्होंने जो जो रचनाएं की तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लिस्टेड किए हैं कुछ चीजों को कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन सा ऐसा सोर्स है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम लोग इतिहास को समझते हैं, इतिहास को जानते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सोर्स है, बहुत सारी ऐसा स्रोत है, बहुत सारा ऐसा प्रमाण है, बहुत सारा ऐसा सर्टिफिकेट बोलिए मिल गया है आदमी को कि वो हिस्ट्री को सत्य साबित करके छोड़ा है। हिस्ट्री जो है ये अध्यात्म से रिलेटेड नहीं है कि कल्पनाओं पर आधारित है, हिस्ट्री प्रूफ पर आधारित है। हिस्ट्री को सच साबित होने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये चीज का ये प्रूफ है, तो उसके बाद जो है हिस्ट्री का चीज जो है वो सत्य साबित होता है। तो वही जो सर्टिफिकेट दिया गया है, वही जो प्रमाण पत्र मिला है, समझिए वही जो इतिहास को जानने का स्रोत है, वो कौन कौन सा प्रमाण है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट है, यहाँ पर सारी चीजों को हम लिस्टेड किए हैं। ये सारे प्रूफ हैं इतिहास के। इन सब चीजों ये सब जो चीज है, इसके माध्यम से आप ये समझते हैं कि इतिहास में कहाँ कौन कौन सी चीज मिली, कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो इसी को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। अभी शॉर्ट लिस्टेड के तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। बाद में इसको थोड़ा सा लिपिबद्ध करके अलग अलग पूरा डिस्क्रिप्शन, हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास के जो जानने के स्रोत हैं, ये मुख्य रूप से 4 स्रोत में डिवाइड किया गया है कि 4 स्रोतों में है। अब वो 4 स्रोत कौन कौन सा है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहां से भी एराइज हो जाएगा, फर्स्ट लाइन से ही, कि इतिहास को जानने के कुल कितने स्रोत हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई इतिहास के जानने के कुल 4 स्रोत हैं। अब यहाँ आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा इतिहास का जानने का स्रोत है अथवा नहीं है। तो उस आधार पर आप ये 4 चीज अब देखिए। इतिहास को जानने का जो पहला स्रोत हो गया वो हो गया साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत हमारा आ गया ऐतिहासिक स्रोत। ये तीसरा स्रोत हम लोग मान सकते हैं इसको विदेशी यात्रियों का विवरण। और चौथा स्रोत हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक प्रमाण। तो ये 4 स्रोत हुए। 4 स्रोत कौन कौन से हुए, ठीक है। पहला साहित्यिक स्रोत हुए, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ हुआ, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण हुआ, और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य हुआ। ये 4 सर्टिफिकेट दिए गए हैं। चलिए अब इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा है। तो साहित्यिक स्रोत में मुख्य रूप से सारे धर्म ग्रंथ आते हैं। साहित्यिक स्रोत जो है इतिहास को जानने का, उसमें मुख्य रूप से सारे धर्म ग्रंथ आते हैं। तो पहला धर्म ग्रंथ जो है, जो कि आर्यों के द्वारा रचा गया है, वैदिक सभ्यता प्रारंभ होने के बाद जो फर्स्ट धर्म ग्रंथ है वो वेद है। सबसे प्राचीन ये धर्म ग्रंथ है। सब आपसे यहां से भी देखिए क्वेश्चन आ गया
क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो बोलेंगे वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन हो? वेद। अब वेद जो है एक धर्म ग्रंथ है। वेद से ही वेद को समझने के लिए फिर वेदांग की रचना कर दी गई। क्योंकि वेद बहुत टफ है। वेद सामान्य लोगों को पढ़ के समझ लेना बस की बात नहीं है। वो पूरे के पूरे टफ संस्कृत में लिखा रहता है। हालांकि जो समझना चाहे उसके लिए सब कुछ आसान होता है, लेकिन वेद जो है ये प्रायः श्लोक में लिखे गए हैं, कविताओं में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। इस कारण से उन्हें समझना सबके बस की बात नहीं है। तो उनकी व्याख्या करने के लिए, सामान्य जन को समझाने के लिए फिर वेदांग की रचना कर दी गई। ये वेद की संख्या 4 है तो वेदांग 6 बना दिए गए। उसका पूरा डिस्क्रिप्ट लिख के साधारण भाषा में लिख के छाप दिया गया। इसके बाद तीसरा जो साहित्यिक स्रोत है ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ क्या चीज होता है? तो ब्राह्मण नाम से ही है कि ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मणों को, खास करके ब्राह्मण लोग इसका उपयोग करते हैं। ब्राह्मण का मतलब वैसे आदमी जो यज्ञ आदि क्रियाओं को संपन्न करवाते हैं, वैसे उस क्रियाकलाप में संलग्न जो लोग हैं उनके लिए ये ग्रंथ बहुत ही फायदे कारक है, क्योंकि इसमें यज्ञ की विधि उधि के बारे में बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो ये एक ग्रंथ है और जिसमें कि इस ग्रंथ के माध्यम से इतिहास को जानना, समझने का चीज मिलता है कि पहले क्या क्या कर्मकांड होते थे। इसी प्रकार से ये अरण्यक है। अरण्यक एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सन्यासी लोग वन में रहकर एकांत में बुक लिख दिया करते थे, उसे अरण्यक कहा जाता है। तो ये अरण्यक जो है ये इतिहास का एक स्रोत है। इसमें लिखा गया है कि पहले के लोग क्या क्या करते थे, उस समय जो ऋषि मुनि थे वो क्या क्या करते थे। तो ये इतिहास के जानने का एक स्रोत हो गया। इसी प्रकार से उपनिषद उप मतलब उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठ जाना। गुरु के समीप जाकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता था उसे सारा उपनिषद में लिखा गया है। तो ये उपनिषद के माध्यम से, जैसे मान लिया जाए कि श्री राम जी का या कोई और जो गुरु से अपना शिक्षा लिए उनके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो ये उपनिषद यानी उपनिषद एक साहित्यिक स्रोत हो गया इतिहास को जानने का। इसके बाद पुराण है। पुराण में विभिन्न देवी देवताओं, राजाओं की वंशावली, राजाओं की कहानियां, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की कहानियां, बहुत से वीर महान पुरुष की कहानियां, ये सारा वर्णित है पुराण के अंतर्गत। यानी पुराण के माध्यम से हम लोग जो हमारा जो पूर्वज है, हमारा जो पुराने काल का जो चीज है, पुराने यानी बहुत पहले का प्राचीन इतिहास का जो चीजें हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसके माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा जो पूजा पाठ कराया जाता है घर में, उसमें पुराण पढ़ा जाता है। यानी बहुत सारी जो देवी देवताओं की कहानियां, कथा के माध्यम से, सत्यनारायण भगवान की कथा, तो दुर्गा माँ की कथा, इस प्रकार से बहुत सारी जो कथाएं होती है वो सब पुराण में लिखी हुई रहती है। श्राद्ध के बाद बहुत सारा चीजें, श्राद्ध कर्मकांड के लिए बहुत सारा गरुड़ पुराण वगैरह लिखा रहता है। तो ये सारी चीजें पुराण में लिखी है, जो कि पहले क्या होता था वो सारी चीजें लिखी है। और पहले के चीजों को जानने और समझने का मौका पुराण के अंतर्गत मिलता है, यानी इतिहास का जानकारी इसमें भी मिलता है। इसके बाद स्मृति भी, नारद स्मृति, मनु स्मृति, इस प्रकार से कई सारी कुछ दो प्रमुख स्मृतियां हैं जिसमें कि आप इतिहास के बारे में समझ सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ। पहले धर्म ग्रंथ के बारे में आप बता दीजिए कौन कौन से धर्म ग्रंथ है। नंबर 1 में वेद, दूसरा वेदांग, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा अरण्यक, 5वां उपनिषद। ये एक सीरीज चलता है बच्चों कि वेद लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ लीजिए, अरण्यक लीजिए, उपनिषद लीजिए। ये प्रायः सीरीज में भी पूछा जाता है वेद के बाद कौन सा धर्म ग्रंथ का नंबर है। तो वेद के बाद यदि आप उपनिषद लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये सीरीज थोड़ा सा याद करना है। वेद से वेदांग ये तो इसी का पार्ट है, इसलिए इसको हम स्किप कर दिए। वेद के जस्ट बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, अब ब्राह्मण ग्रंथ के जस्ट बाद अरण्यक, अरण्यक के जस्ट बाद उपनिषद। तो ये चारों आपको सीरीज भी याद रखना है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद।
ये चारों सीरीज कहीं कहीं एग्जामों में पूछ दिया करता है कि आप सीरीज में सेट करिए, वेद के बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा। तो वेद के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ का नंबर, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक का नंबर आता है, अरण्यक के बाद उपनिषद का नंबर आता है। वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। कैसे बोलेंगे? वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। तो ये चारों सीरीज हो गया, ये सीरीज हम लोग याद रखेंगे। इसके अंदर क्या चीज है ये समझ गए। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ पर। तो ऐतिहासिक ग्रंथ जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इतिहास का ग्रंथ इसमें लिखा हुआ है। जो हमारी बीती हुई कहानी है, जो हमारी बीती हुई बातें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने कुछ किया है, जो जो कर्म किए हैं, उन सब का वर्णन ये सारे ग्रंथ में है। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले एक उठा लेते हैं बौद्ध ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की कहानी उसमें मुख्य रूप से लिखी गई है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है, उनसे संबंधित सारे तथ्यों को इसमें दर्शाया गया है। और इस प्रकार से बौद्ध ग्रंथ में कुछ किताबें लिखी गई है। जैसे जातक अगर उठा लें तो बौद्ध ग्रंथ से एक रिलेटेड बुक जातक आता है, जिसमें बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा लिखी हुई है, तो उससे हमारा हिस्ट्री पता चलता है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में जैसे आगे आप लोग पढ़ेंगे आगम एक जैन ग्रंथ आता है। तो जैन ग्रंथ से महावीर स्वामी और टोटल जो 24 तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर से लेकर लास्ट 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी तक के जीवन कृत्यों के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में, और इसी प्रकार से अन्य जो उस समय के राजा थे, उनके समकालीन जो राजा थे, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजों की जानकारी हमें जैन ग्रंथ से मिलती है। अब अगला चलते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। ये एक साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया एक किताब है, बहुत ही सुंदर किताब है, जिसमें कि राजनीति के बारे में लिखा हुआ है। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र का जो मेन उद्देश्य है, मेन बिंदु है, वो चाणक्य ने, जिसका कि दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है, इन्होंने इस बुक को इसीलिए लिखा था ताकि हमारा जो राजा, उन्होंने जो राजा बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, वो चंद्रगुप्त मौर्य अच्छा से शासन कर सके। यानी राजकाज को चलाने के लिए जो नियम और व्यवस्था की आवश्यकता होती है, वो सारी नियमों और व्यवस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है अर्थशास्त्र के अंदर। और किन्होंने किया है? तो चाणक्य ने किया है, कौटिल्य ने किया है, विष्णुगुप्त ने किया है। ये तीन नाम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही आदमी का है। ऐसा मत समझिए कि ये अलग अलग। यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य। ये तीनों एक ही पुरुष का नाम है। आपसे एक क्वेश्चन एराइज करेगा एग्जाम में कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, आप क्या बोलिएगा? विष्णुगुप्त। ये भी पूछ सकता है कि विष्णुगुप्त का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य। यानी ये तीनों कोरिलेटिव, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है, और वही व्यक्ति अर्थशास्त्र का लेखक है। वही व्यक्ति अर्थशास्त्र का क्या है? लेखक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो चाणक्य थे, जो कि एक महान और जानकार, और मतलब उस समय की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले एक बहुत ही जबरदस्त राजनीतिज्ञ थे उस टाइम के, वो थे चाणक्य। और उन्होंने ही ये बुक लिखा जिसका नाम पड़ा अर्थशास्त्र, जो कि 180 प्रकरणों में डिवाइड है। यानी बहुत बड़ी ये बुक है, और इसकी जो तुलना है वो मैकियावेली के द प्रिंस नामक किताब से की जाती है। और यहाँ पर भी एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। आपको एग्जाम में पेपर में देगा कि मैकियावेली का लिखा हुआ किताब द प्रिंस की तुलना
भारत के किस किताब से की गई है? तो अर्थशास्त्र से। या चाणक्य के किस किताब से की गई है? तो अर्थशास्त्र से। या ऐसे भी क्वेश्चन उठा सकता है कि मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी? द प्रिंस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। मैकियावेली की लिखी हुई किताबें कौन सी है? द प्रिंस। और मैकियावेली के द प्रिंस पुस्तक की तुलना किस किताब से की गई है? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की कहानी हुई। और बच्चों एक चीज और आप याद रखिए, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र जो है वो सिर्फ राजनीतिक बुक है। अरे भाई, राजनीति तो इसमें मुख्य विषय है। मुख्य विषय पॉलिटिक्स है। मुख्य है राजा कैसे अपने देश को चलाए, उसका शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य कैसे अपने देश को चलाए। मगर इसके अंदर कृषि की भी चर्चा की गई है कि खेती अच्छा से कैसे किया जाए। इसके अंदर अन्य व्यापारिक कुछ गतिविधियों को भी दर्शाया गया है। मतलब अन्य विषय भी इसमें लिखे गए हैं। लेकिन मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय राजनीति है। इस कारण से कहा जाता है कि अर्थशास्त्र राजनीति की किताब है। अब अगला एक ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है संस्कृत व्याकरण। आप संस्कृत व्याकरण के जनक जानते होंगे, पाणिनि जी थे, जिनके बारे में बड़ी लंबी कहानी आती है। आप शायद सुने होंगे कि उनके हाथ में विद्या का लकीर ही नहीं था। छोड़िए, वो कहानी अलग बात है। तो संस्कृत व्याकरण जो है हमारे इतिहास को समझने का एक बहुत ही सुंदर स्रोत है। क्योंकि इस किताब में जो हमारे महान ऋषि पाणिनि जी थे, उन्होंने इतिहास का बड़ा ही सुंदर विवरण लिखा है। बहुत ही अपने समय के उपस्थित चीजों को जान पहचान कर अच्छा से लिखा है। तो ये संस्कृत व्याकरण एक इतिहास को जानने का स्रोत मिल गया। अब एक राजतरंगिनी भी एक किताब है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ को जानते पहचानते हैं। इसी प्रकार से अरब आक्रमण चचनामा, ये भी एक बुक है। आप याद रखिए, ये भी एक बुक है, ये भी एक बुक है, ये बुक है, ये ढेर सारे ये सारे के सारे बुक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? बुक हैं। आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। इसके बारे में भी हमें जानकारी, इससे भी हमें इतिहास के स्रोत को इतिहास को जानने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत सारे हैं। कितने? कम से कम थोड़ा सा याद रखिए। ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजतरंगिनी, चचनामा। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन हो गए? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अर्थशास्त्र, चचनामा, राजतरंगिनी। तो ये हो गए। अब अगला पर चलते हैं। तीसरा नंबर का जो चीज है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण जो है, ये इतिहास को जानने का स्रोत कैसे हो सकता है? एकदम हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि विदेशी यात्री का मतलब हुआ दूसरे देश के आदमी जो अपने देश में घूमने आए। दूसरे देश का आदमी जो अपने देश में घूमने आए। जैसे अपन अभी दूसरे देशों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वैसे ही दूसरे देश वाले यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ की वस्तु स्थिति जो उस समय की थी उसको देखा, समझा। यहाँ की चीजों को, कुछ साक्ष्य को ले गया, कुछ किताब को ले गया, कुछ ग्रंथ को ले गया, और जो जो चीजों को देखा उस पर अपना एक बुक लिख के गया कि भारत में ऐसा ऐसा प्रचलन है, ऐसे ऐसे काम चलाया जाता है, इस प्रकार की चीजें होती है, राजा ऐसा व्यवहार करते हैं, प्रजा ऐसा कुछ करते हैं। तो उस स्थिति को जानने और समझने के बाद इनके बीच संबंध अच्छा है, इन देशों के बीच, इनसे भारत का झगड़ा है, इनसे इसका संबंध अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे से रहते हैं, कौन पुरुष कैसे रहता है, स्त्री कैसे रहती है। तो ये सारे चीजों का जो वर्णन किए, ये सारे चीजों का जो विवरण दिया, इन सारे चीजों का जो डिस्क्रिप्शन लिखा, वही जो है इतिहास को, हमारे भारतीय इतिहास को जानने का एक सर्टिफिकेट मिल गया, एक किताब मिल गया। इनकी लिखी हुई किताबें जो है उसको पढ़ के हम लोग ये समझ जाते हैं कि उस समय हमारा भारत का क्या स्थिति था,
इस प्रकार से हम इतिहास को जानने में ये विदेशी यात्री का विवरण मदद करता है। अब इसमें कहाँ कहाँ के यात्री आए, तो देखिए यात्री तो बहुत आए होंगे, मगर बहुत मुख्य यात्रियों के बारे में, देशों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों को चीनी यात्री जो बहुत सारे फेमस आए हैं, वो उन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें लिखे हैं जिसमें इतिहास को जानने का स्रोत है। इसी प्रकार से अरब के यात्री आए, इसी प्रकार से यूनान के यात्री आए, इसी प्रकार से तिब्बती लेखक भी आए, अन्य भी कई सारे लेखक आए, और उन्होंने जो अपनी अपनी चीजें, अपनी अपनी बुक लिखी, यहाँ लिखी अथवा अपने देश में जाकर लिखी, उन सब चीजों को पढ़ने से, उन सब चीजों को प्रमाण के रूप में हम अपने इतिहास को समझते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। अब अगला चौथा नंबर में आता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब है कि वैसे साक्ष्य, पूरा मतलब जो पुराना तत्व, यानी तत्व तो आप लोग जानते हैं कि रसायन के दृष्टिकोण से कितने सारे तत्व हैं, कितने सारे तत्वों की खोज हो रही है, कितने सारे तत्वों की खोज हो चुकी है। तो पुराना जो तत्व है वो साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो पुराना तत्व भी है। पुराने जो तत्व हैं उनका जो साक्ष्य है, उन तत्वों पर अंकित जो साक्ष्य है, उससे हमारा इतिहास को जानने का एक मौका मिलता है। उसको हम अपने इतिहास को समझने के लिए पुराना जो तत्व है, उस पर जो मौजूद साक्ष्य है, उस पर जो मौजूद लेखन है, उस पर जो मौजूद अक्षरें हैं, उसके माध्यम से हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो अब ये पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन सा चीजें हैं, पुराना चीजों में कौन कौन सा चीजें आती है। तो पुराना चीजों में कौन कौन सी चीजें, ये प्रायः पुराना जो साक्ष्य है, ये लगभग सारे साक्ष्य कैसे प्राप्त होते हैं, तो खुदाई करने से प्राप्त होते हैं। अब पुराना चीज कैसे प्राप्त होगा, सपोज दैट अभी हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पर मान लिया जाए कि हम लोगों का लोहा कुछ बना के रखते हैं, कुछ चीजों पर कुछ लिख के रखते हैं। अब किसी कारण बस ये नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो नीचे जाने के बाद नीचे दब गया, अब बाद में जब भविष्य में कभी खुदाई किया जाएगा तो अंदर से चीजें निकलेगी, तो वही चीज बन जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई से प्राप्त होता है। ये जितने पुरातात्विक साक्ष्य आप देख रहे हैं, इसमें से सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्य, लगभग सारे के सारे जो हैं वो खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो खुदाई से प्राप्त जो साक्ष्य है, पुराना जो साक्ष्य है, पुराना जो तत्व है, उसी को हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे हम लोग चलते हैं कि अभिलेख की ओर चलते हैं कि भाई कौन कौन सा अभिलेख है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, एक इसमें देखिए एक शब्द है लेख। तो बचपन से आप लोग लेख लिखते होंगे ना, बचपन से आप लोगों ने लिखा होगा गाय पर लेख, कुत्ता पर लेख, बड़ा हुए तो और बड़ा ऐसे आता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब बहुत सारी लेख लिखने के लिए आता है। तो हम लोग उस लेख को कहाँ लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं, एग्जाम के पेपर में लिखते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारा लेख लिखते हैं। तो वो जो हम लोग लेख लिखते हैं वो एक्चुअल में सामान्य लेख है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। वो विशेष किसी एग्जाम को पास करने के लिए या कुछ चीजों पर हम लोग लिख देते हैं, उसको हम लोग सामान्य लेख के अंतर्गत रखते हैं। सामान्य लेख, उसको सिंपली लेख बोलते हैं, या कहीं कुछ लिखा जाए उसको सामान्य लेख बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लेख होते हैं जो कि विशेष प्रयोजन से, विशेष महत्व से, फ्यूचर को देखते हुए भविष्य के लिए लिखा जाता है। तो वैसे लेख जो कि विशेष महत्व के होते हैं, जो कि विशेष प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अभिलेख। उनको क्या बोलते हैं, अभिलेख। वैसे लेख जो विशेष प्रयोजन या विशेष महत्व के लिए लिखा जाए, उसे हम लोग अभिलेख बोलते हैं। ये सामान्य लेख से क्या होता है, हटके होता है। और ये जो अभिलेख होता है, ये अभिलेख सामान्य, चूंकि विशेष प्रयोजन के लिए लिखा जाता है, इस कारण से ये अभिलेख कठोर धातु पर लिखा जाता है, कठोर और अस्थायी चीजों पर लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम इसको पत्थर पर लिख सकते हैं, पाषाण पर लिख सकते हैं,
एक तो पत्थर पर लिख सकते हैं, पत्थर पर लिख सकते हैं, प्रस्तर भी बोल सकते हैं इसको, पत्थर पर लिख सकते हैं। पत्थर पर लिखी हुई चीजें, पत्थर पर यदि कोई चीज कुरेद के लिख दिया जाए तो बताइए क्या वो जल्दी मिटेगा? नहीं मिटेगा ना। इसी कारण से पत्थर पर यदि हम लिख दें किसी चीजों को तब वो अभिलेख बन गया। अब हम कॉपी पर लिखेंगे तो अभिलेख नहीं ना बनेगा, कॉपी पर लिखेंगे तो लेख बन जाएगा, पत्थर पर लिख देंगे तो बन जाएगा अभिलेख। अब पत्थर पर हम लोग सामान्य गाय पर लेख तो नहीं लिखेंगे ना, हम लोग पत्थर पर जब लिखेंगे तो कोई विशेष चीज लिखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, ये सामान्य बात तो है नहीं। तो इस कारण से अगर हम इस पर लिखेंगे तो वो विशेष प्रयोजन का होगा। अब ये बन गया अभिलेख। अब ये क्या बन गया? अभिलेख। अब पत्थर के अलावा जैसे उठा लीजिए तांबा पर हम लिखते हैं, मान लिया जाए हम तांबा धातु पर लिखते हैं जिसको ताम्र अभिलेख कहेंगे। क्या कहेंगे? ताम्र अभिलेख। अब बताइए क्या तांबा पर लिखना इतना आसान है? तांबा पर लिखेंगे तो उसमें हमको समय लगेगा, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा ना। तो मान लिया जाए कि तांबा पर हम लिखेंगे किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष महत्व के लिए। अब और क्या, ये अस्थाई होगा, बहुत दिनों तक चलेगा, बड़ी दिन तक चलेगा, तो इसको ताम्र अभिलेख बोलेंगे। इसी प्रकार से कोई भी कठोर धातु पर यदि हम लिखते हैं, लोहा पर, तांबा पर, पत्थर पर, या कई अन्य जो चीजें जो अस्थाई है, जो कठोर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अभिलेख। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेख। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अभी ये समझे कि अभिलेख क्या चीज होता है। पढ़िएगा कि जैसे अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, बहुत सारा अशोक, महान सम्राट जो अशोक थे, उन्होंने बहुत सारा अभिलेख लिख दिया जो कि खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो उससे हम लोग अशोक के बारे में जानकारी मिलेगी। अब जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख अगर हम उठा लेंगे तो राजा रुद्रदामन की कहानी मिलेगी। उन्होंने क्या कौन सा काम किया वो हमको पता चलेगा। अब बोगाज कोई का अभिलेख ले लेंगे, उससे संबंधित राजाओं की जानकारी मिलेगी, उस समय की वस्तु स्थिति पता चलेगी। इस प्रकार से जो है कई प्रकार के अभिलेखों का हम आगे जाके अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमें ऐतिहासिक स्रोत की जानकारी होती है मेरे बच्चों। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अभिलेख क्या चीज होता है। अब हम लोग चलते हैं सिक्का पर। सिक्का आप नॉर्मल चीज है, समझ गए होंगे कि सिक्का किसको कहते हैं। मान लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर और अन्य सारी सभ्यताएं हैं, तो उसमें जो है कई प्रकार के सिक्के मिले हैं खुदाई से प्राप्त। तो कहीं सोने के सिक्के मिले, कहीं चांदी के सिक्के, कहीं शीशे के सिक्के मिले। तो सिक्कों पर कई बार देवताओं की आकृति की गई, अंकन की गई, जानवरों की अंकन की गई। उससे उस समय पता चलता है कि लोग किस तरह से सोचते थे, किस देवताओं को मानते थे, कैसे वो काम करते थे। तो इस प्रकार से जैसे अभी का सिक्का है तो भाई प्रधानमंत्री का, तो बापूजी का, तो किसका फोटो अंकित रहता है ना। तो इसी प्रकार से सिक्का से भी हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उस समय के सोच की जानकारी मिलती है। तो सिक्का हमारा पूरा तात्विक साक्ष्य हो गया। अब आते हैं स्मारक। कई प्रकार के स्मारक जैसे खुदाई के फलस्वरूप बहुत सारा अन्नागार, तो स्नानागार और कई बहुत सारा कब्र, मतलब कई प्रकार के स्मारक बने हुए मिलते हैं। जैसे अभी बहुत कुछ भी कोई शहीद हो जाता है, स्मारक बना दिया जाता है। उस समय भी कई सारे कांड होते थे तो स्मारक भी बना दिया जाता था। उन सब चीज वो सारे चीज जो है पूरा तात्विक साक्ष्य, वो इतिहास को इंडिकेट करते हैं कि हमारा इतिहास किस प्रकार का था। तो ये भी एक पूरा तात्विक साक्ष्य हो गया। अब ये मुहरें, कई प्रकार के मुहरें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है या और बहुत जगह से मिली है, उससे भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। अब ये मृद भांड यानी मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन वगैरह है, वो मृद भांड से भी अब उसका कलर किस प्रकार का है, तो मिट्टी के बर्तन किस तरह के हैं, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए कि कितने सारे चीजों से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। पहले साहित्यिक स्रोत, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशी यात्रियों का विवरण, पूरा तात्विक साक्ष्य। ये चार चीजों इतिहास को जानने में विशेष मददगार है।
पहला हो गया कौन सा? साहित्यिक ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशी यात्री का विवरण, चौथा पुरातात्विक साक्ष्य। अब इसको पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में कौन कौन? तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, स्मृति। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में जाएंगे कौन कौन? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, अर्थशास्त्र, संस्कृत व्याकरण, राजतरंगिणी और चचनामा। फिर इधर पूरा विदेशी यात्री में कौन कौन आए? चीनी, अरबी, यूनानी, तिब्बती, अन्य लेखक। पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन से हैं? अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, मुहर है, मृदभांड है। अब आपको इसमें या इतना पढ़ने के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट तो बना होगा कि भाई साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, साहित्य क्या चीज होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सी चीजें आती है, विदेशी यात्री क्या होता है, उनसे क्या फायदा हुआ है इतिहास को, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होगी और इससे हमारा इतिहास कैसे पता चलता है, इसकी जानकारी। अब हम आगे इन चीजों को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा डिटेल इसका समझते हैं हम लोग।